1993 के मुंबई धमाकों के आरोपी याकूब मेमन की फांसी से एक बड़ी बहस सामने आई है। क्या भारत को मौत की सजा का प्रावधान खत्म कर देना चाहिए? ये सवाल सुनते ही आप सबके मन में तुरंत कोई ना कोई राय बन गई होगी, क्योंकि ये ऐसा सवाल है जिस पर लोग बराबर से पक्ष और विपक्ष में साफ तौर पर बटे हुए हैं। लेकिन ये मुद्दा पेचीदा भी है और इसके कई पहलू हैं। इस विवादित मुद्दे के हर पहलू को समझने के लिए हमने आज बहुत ही खास पैनल तैयार किया है। मौत की सजा की वकालत करते हुए एक तरफ है जाने माने वकील उज्जवल निकम, जिन्होंने सरकारी वकील की भूमिका में याकूब मेमन को फांसी की सजा दिलवाई। साथ में है सीनियर एडवोकेट केटीएस तुलसी, जिन्होंने याकूब को बचाने की गुहार तो लगाई लेकिन मौत की सजा के पक्ष में फिर भी है। दूसरी ओर है मौत की सजा को खत्म करने की बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट वकील संजय हेगड़े और एक्टिविस्ट जॉन दयाल, यानी राय बराबर से इस पैनल पर बटी हुई है। उज्जवल निकम साहब, आपसे शुरू करेंगे और सबसे शुरुआत में एक ओपनिंग स्टेटमेंट चाहूंगी ताकि आपकी क्या राय है और क्यों है ये समझ में आए और संक्षिप्त में। देखिए तमन्ना, मैं इस विचार का हूं कि जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम जिसे हम कह सकते हैं, उस रेयरेस्ट ऑफ रेयर जिसे गुनाह अगर कोई गुनहगार करता है तो उसे जरूर फांसी मिलनी चाहिए। फांसी का मतलब ये नहीं कि मैं चाहता हूं कि सिर्फ उस आरोपी को सजा, लेकिन एक लाइक माइंडेड पीपल जो है इस तरह से वापस समाज में घिनौना काम नहीं करना चाहिए। जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसे ध्यान मद्देनजर रखते हुए फांसी का प्रावधान हमारे कानून में जो है, मेरे ख्याल से वो सही प्रावधान है। लेकिन एक बात मैं जरूर मानता हूं कि इनऑर्डिनेट डिले से ये फांसी का जो पर्पस है वो कई बार फ्रस्ट्रेट होता है और इसलिए हमें कानून में ऐसा संशोधन करना होगा कि जिस तरह से ऐसे बड़े संगीन मामले हैं वो संगीन मामले तेजी से चलाना चाहिए, ताकि जो भी सजा हो, जो फांसी हो, उसका एक लॉन्ग रीचिंग कॉन्सिक्वेंस इम्पैक्ट सोसाइटी में हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर ऐसे बड़े जो मामले हैं उनकी सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए, टाइम लिमिट में होनी चाहिए, ताकि अगर कोर्ट पाता है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम है तो इन गुनहगारों को जिनमें डिप्राइविटी, जिनमें शैतानी प्रवृत्ति है, जो रिफॉर्म नहीं हो सकते, रिहेबिलिट नहीं हो सकते हैं, उनके लिए फांसी का सजा का प्रावधान ये ठीक है मेरे हिसाब से। संजय हेगड़े जी, इसका काउंटर क्या है? क्योंकि जिन लोगों को फांसी लगी है, और ऐसा नहीं कि बहुत सारी नंबर है, पिछले 10 साल में सिर्फ 4 लोगों को फांसी की सजा लगी है, तो ऐसे में जब हम इतने केयरफुल है ये सजा देने में, तो इसे हटाने की क्या जरूरत है? संजय हेगड़े शायद नहीं सुन पा रहे हैं मेरा सवाल, लेकिन जॉन दयाल के पास मैं वो सवाल लेके जाऊंगी। जॉन दयाल जी। नहीं, 4 को फांसी हो गई है, 100 से ज्यादा लाइन में है, वो संख्याओं की बात नहीं है। यहाँ पे बात है नैतिकता की। यहाँ पे बात है कि 3000 साल पहले जब इतिहास के धर्म ग्रंथ लिखे गए थे किसी भी धर्म के, और आज क्या हमारा समाज कुछ आगे आया है क्या? पहली बात। दूसरी बात, रेयर ऑफ रेयर केस क्या होता है? जो मर गया वो तो मर गया, चाहे वो रेयर केस में मरा हो या नॉन रेयर केस में मरा हो, उसके लिए तो खत्म होगी ना बात। तो क्रिमिनल जो ग्रेडेशन है ये एक बहाना बन जाता है डेथ पेनल्टी देने का। तीसरी बात, डेथ पेनल्टी किस कॉन्टेक्स्ट में दी जा रही है, उसके चारों तरफ क्या हवा फैलाई जा रही है, क्या माहौल फैलाया जा रहा है, क्या विष फैलाया जा रहा है, या फिर ये सिर्फ ये जो कल जो हुआ है याकूब के साथ उसकी बात नहीं कर रहा हूं, चाहे रेप केस की बात हो या और कोई बात हो, उसके जो सोशल एक एनवायरनमेंट बनाई जाती है जिसमें जनता को कहा जाता है कि ठीक है, किसी की जान ले ली, इसने जान ली है, इसकी जान ली जानी चाहिए, ये कानूनी है। इसके ऊपर क्या हम 2015 में और अगले 100 साल में कुछ इवॉल्व होंगे? मनुष्यता कुछ इवॉल्व होगी क्या? या अभी भी हम अपने वही पुराने आंख के बदले आंख
कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ, उसमें रहेंगे क्या? तो जान के में रहेंगे जी, तो जॉन दयाल की आर्गुमेंट है कि जान के बदले जान वाली जो दलील है वो आज के जमाने में बारबेरिक लगती है और इसके ऊपर हमें उठना चाहिए। केटीएस तुलसी साहब, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि आपने याकूब मेमन को बचाने की गुहार लगाई, लेकिन इन प्रिंसिपल आप डेथ पेनल्टी के पक्ष में खड़े हैं। जी, मैं ये कहता हूं कि कन्विक्शन रेट कम हो रहा है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, क्योंकि कानून का भय समाप्त हो रहा है, एक डिले की वजह से, दूसरा कन्विक्शन रेट लो होने की वजह से। तो इसलिए कम से कम ये प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जुर्म ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी और सजा माकूल नहीं होती, सफिशिएंट नहीं होती। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम ये रहे, और भारत ने पूर्ण संतुलन पा लिया है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था बच्चन सिंह के केस में, और 65 साल में हमने 50 से ज्यादा कम लोगों की एग्जीक्यूशन की है। इससे ये दुनिया में सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। मगर फिर भी मैं निकम साहब के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि फैसला जल्दी होना चाहिए, नहीं तो इंसाफ का मतलब नहीं रहता। जैसे सिंगापुर में 6 महीने में मौत की सजा एग्जीक्यूट हो जाती है, इजराइल में हो जाती है, मलेशिया में हो जाती है, वैसा ही प्रावधान यहाँ पे होना चाहिए कि कम से कम 1 या 2 साल के अंदर डिले का पॉइंट एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। लेकिन संजय हेगड़े जी, यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ दलील जो दी गई और आर्ग्यूमेंट्स सुने। डेथ पेनल्टी अगर इतने कम संख्या में दी जाती है तो उसको हटाने की बात क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, मैं हटाने की बात कर नहीं रहा था। मेरी ये राय है कि अगर डेथ पेनल्टी स्टैट्यूट बुक पर हो तो ये फैसला कि प्रोसिक्यूशन को पहले से ही ले लेना चाहिए कि डेथ पेनल्टी चाहती है या नहीं। देखिए, आजकल प्रावधान क्या है कि आप पूरे ट्रायल के बाद फिर जज पे छोड़ दो इस मामले में रेयरेस्ट ऑफ रेयर है या नहीं। मैं ये चाहता हूं कि प्रोसिक्यूटोरियल डिस्क्रिशन हो पहले से, कि आप पहले से प्रोसिक्यूशन अनाउंस कर देना चाहिए कि फलाना 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 आदमी के खिलाफ हम डेथ पेनल्टी चाहते हैं, और जब वैसे हो तो जिस आदमी के खिलाफ मुकदमा चलेगा उसको पूरी की पूरी लीगल असिस्टेंस दे देनी चाहिए। आज के जमाने में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पूरी लीगल एड मिलती नहीं है, जो और 10 साल 15 साल केस होने के बाद फिर आखिरकार 50 आदमी के खिलाफ मुकदमा चल लेता है, फिर 5 आदमी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में डेथ पेनल्टी लागू होती है, हाई कोर्ट पे आने तक 3 या 2 रह जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद एक आदमी रह जाता है। ये जो सिलसिला है ये खत्म कर लो। अगर आप डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आप इंक्लूड करना चाहते हो जी, तो प्लीज ट्रीट इट एज रेयरेस्ट ऑफ रेयर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। उसके लिए स्पेशल प्रावधान होने चाहिए। उज्जवल निकम का काउंटर है, वो आपका जवाब देना चाहते हैं। जी उज्जवल जी। मैं बिल्कुल हेगड़े जी से सहमत नहीं हूं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन कभी भी ऐसा पहले तय कर नहीं सकती है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है क्या नहीं। अगर प्रोसिक्यूशन करने लगी तो यही हमारे हेगड़े साहब आगे चल के कहेंगे कि देखो प्रोसिक्यूशन कैसे बायस है, सबूत आने के पहले ही प्रोसिक्यूशन ने डिटरमाइन कर दिया है कि इसको गैलोस पे भेजना है। और इतना ही नहीं, तो प्रोसिक्यूशन को मैं उनको बताना चाहता हूं कि प्रोसिक्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज ये इम्पार्शल रहती है, और प्रोसिक्यूटर जो बड़े मामले में प्रोसिक्यूटर है दोनों बाजू की तरफ, आरोपी के तरफ से जी और सरकार की तरफ से क्या दलील है उसको पेश करना पड़ता है, और एक बैलेंस शीट करना पड़ता है, ताकि प्रोसिक्यूटर कह सके कि ये एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंसेस, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भारी है, इसलिए इसको सजाए मौत दी जाए। कभी भी प्रोसिक्यूटर ने न्यूट्रल होके रोल अदा करना पड़ता है। अगर प्रोसिक्यूटर पहले से ही अपने मन में छा ली तो प्रोसिक्यूटर बायस रहेगा, और प्रोसिक्यूशन हमारी कानून की जो ब्यूटी है
देखिए हमारे कानून में कभी भी प्रोसिक्यूटर को इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट का हक नहीं है। अमेरिका में जो हक है, इंग्लैंड में हक है, इसलिए जब बड़े मामले में जब प्रोसिक्यूटर मेरे साथ गिल साहब है वो जरूर एडमिट करेंगे। जॉन दयाल जी अभी जवाब देना चाहते हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर की आप बात कर रहे हैं, जॉन दयाल जी क्या ये भी जरूरी है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर को एक डिफाइन किया जाए, ये किसी के भी खुद के जजमेंट पर आफ्टर पॉइंट ना रखा जाए? देखिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस एक सिर्फ कानूनी इश्यू नहीं है। यहाँ पे 3 वकील हैं और मैं अकेला आप कह सकते हैं सिविल एक्टिविस्ट हूँ जिसकी कोई कानूनी एजुकेशन नहीं है, मगर कानून से मैं झेल चुका हूँ कानून को और कानून को इस्तेमाल करता हूँ। रेयरेस्ट ऑफ रेयर की डेफिनेशन कौन देगा, किस कॉन्टेक्स्ट में देगा? अगर किसी दलित के ऊपर अटैक हो रहा है, क्या वो रेयर नहीं है? किसी ट्राइबल पर अटैक हो रहा है, क्या वो रेयर नहीं है? ये कोई रोड एक्सीडेंट की बात नहीं है। तुलसी साहब ने एक बात कही थी, मैं उससे शुरू करता हूं। वो कह रहे हैं कि भय, कानून का भय खत्म होता जा रहा है। जब अब ट्रैफिक लाइट नहीं होती है, पुलिस वाला नहीं होता है, सारे लोग सड़क का ऊपर उल्लंघन करते हैं क्राइम का। देश में कानून का भय कम हो रहा है, इसके और कारण है। कानून का भय सिर्फ सिंगापुर में जहां पे पुलिस स्टेट है वो वाली बात नहीं है। कानून का भय तय करना सरकार किस तरीके से एडमिनिस्टर करती है, किस तरीके से सोशियोलॉजिकल ट्रेनिंग लोगों की दी जा रही है, उसके ऊपर बात है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस तो मेरा ख्याल है तकरीबन हर केस रेयर है। उसको सिर्फ एक जज के ऊपर छोड़ना जो खुद बिल्कुल एक समूह में है, एक सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में है, उसके ऊपर छोड़ना। आप अगर देखेंगे कि जो डेटा है आज, जो डेथ रो पे जो लोग हैं और जिनको फांसी दी जा चुकी है, किस तबके से आ रहे हैं वो लोग, किस तबके से आ रहे हैं, किस सोशोलॉजिकल, किस इकोनॉमिक, किस एथनिक ग्रुप नहीं तो लेकिन क्या, लेकिन लॉ में आरोपी को उसके क्राइम के रूप में देखा जाता है, किस सोसाइटी के क्लास से, ये नहीं। लेकिन ये जो पॉइंट KTS तुलसी साहब, जॉन दयाल कर रहे हैं कि इसकी कोई डेटा नहीं है कि लोगों को फांसी पर चढ़ाने से क्राइम कम हुआ है या लॉ का भय बढ़ गया है। इसका कोई डेटा नहीं है, KTS तुलसी साहब, कोई डेटा नहीं है कि फांसी से एक जी मैं क्रिमिनल लॉयर हूं और जो मुल्जिम हैं उनके साथ बाकायदा इंटरेक्शन होता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि मुल्जिम के दिमाग में जो खौफ है वो है मौत की सजा का, और बहुत बार वो जुर्म नहीं करता है यही सोच के कहीं मौत की सजा ना हो जाए। इसका भय कुछ है क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिल सकती। नहीं, लेकिन अगर मौत की सजा में 15, 20, 22 साल लगने वाले हैं तो क्या वो भय रहेगा? भय एक्चुअली नहीं रहेगा, वो बात हमें जरूर एड्रेस करनी चाहिए। मगर जो संजय हेगड़े जी ने कहा है वो संभव नहीं है। जो क्रिमिनल ट्रायल है इसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। जिस तरह से केस शुरू होता है उसी तरह से समाप्त नहीं होता है। कोई गवाह खरा उतरता है, कोई नहीं खरा उतरता, कोई गवाह मुकरता है, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत अच्छी तरह फेस करता है। क्या होना है ये प्रोसिक्यूटर को नहीं मालूम, ये जज को नहीं मालूम, ये डिफेंस लॉयर को नहीं मालूम। तो इसलिए जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम में कमी नहीं है। कमी सिर्फ इस बात की है कि हम जल्दी फैसला नहीं करते हैं। इसमें इतनी ज्यादा देर होती है कि इंसाफ का मतलब ही नहीं रहता, इंसाफ ही लुट जाता है। ओके, संजय हेगड़े जी, आपका तो जल्दी होनी चाहिए जी। मेरा ये जो सुझाव है मैंने लॉ कमीशन को भी दिया था। मैंने इसलिए सुझाव किया है क्योंकि ये सभी मामलों में देरी होती है, और जैसे तुलसी जी ने कहा हमें सब ट्रायल के पहले से पता नहीं होता है कि क्या होना है। अगर किसी रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में प्रोसिक्यूशन ये चाहती है कि किसी को मौत की सजा हो और वो ऐलान पहले से, और उन पर दायित्व पड़ता है कि पहले से ऐलान करे कि हम इस मामले में हम डेथ सेंटेंस के लिए जा रहे हैं, तब सबका दिमाग और पूरे प्रोसेस फिर बाद में फास्ट ट्रैक किया जा सकता है। और बिल्कुल प्रोसीजरल फेयरनेस जो चाहिए, यानी जो आरोपी है उसको अच्छे वकील देना, सब कुछ स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। अगर स्टेट को पहले ये पता होगा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक प्रोसिक्यूशन लॉन्च करना है
और वो लॉन्च करने के लिए इतने पैसे लगेंगे, तब वो जो छानबीन छांटना पहले से शुरू होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल मुकम्मल है करके वो प्रोसिक्यूटर को देखना पड़ेगा। अब ये जो हो रहा है कि हम पहले एक अदालत में कागज पेश करते हैं, फिर देखते हैं, चलते जाएंगे कि देखते हैं आगे आगे होता है क्या, उसे पहले खत्म कर लो। और उज्जवल जी निगम जी ने जो कह दिया था कि ये हमारे सिस्टम में नहीं है, मैं मानता हूं नहीं है, पर उसे अभी लाना चाहिए। और उज्जवल निगम ने खुद कहा था कि अमेरिका और इंग्लैंड में ऐसे प्रावधान है, उसे इधर अमल में लाइएगा, तब देखिए क्या क्या बदलाव आ जाएंगे। ओके एक आखिरी बात, क्योंकि उसमें बिल्कुल एक नया बदलाव ये आ जाएगा कि फिर प्रोसिक्यूटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोसिक्यूटोरियल मिसबिहेवियर, प्रोसिक्यूटोरियल मैलेवलेंस, वो भी सामने आने लगेगा। जो आजकल जो हो रहा है कि एक प्रोसिक्यूटर को एक सेंस ऑफ विक्ट्री आ रही है कि भैया हम इस मामले में हमने डेथ सेंटेंस लिया है, इस मामले में इसको मौत के घाट उतार दिया है, वो खत्म हो जाएगी। आप किसकी बात कर रहे हैं संजय हेगड़े जी? हाँ, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं भी 8 डेथ सेंटेंसेस ले चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट से। मुझे भी पता है क्या होता है। और ये जो है प्रोसिक्यूटोरियल ड्यूटी जो लिखा है वो है, इट इज अ पेनफुल बट नेसेसरी प्रोसीजर। आई हैव टू टेक अ ब्रेक संजय हेगड़े जी, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद हम लौट के एक इससे जुड़े हुए मुद्दे की बात करेंगे, क्योंकि इस पर विवाद इसलिए भी बना हुआ है कि डेथ सेंटेंस के लिए क्या अलग अलग मापदंड है, ये भी सवाल उठाया जा रहा है। इस पर हम लौटेंगे जल्दी। भारत में मौत की सजा होनी चाहिए या नहीं, इस पर हम एक बहुत ही दिलचस्प बहस यहां पर कर रहे हैं। 3 जाने माने वकील और एक एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं जो खुद कहते हैं कि वो कानून को झेल चुके हैं। उज्जवल निकम जी, यहां पर आपसे सवाल, ये कहा जाता है कि फांसी की सजा इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि सोसाइटी में बदले की भावना नहीं जगानी चाहिए, यानी इसने किसी को मारा तो खून के बदले खून, ये भावना कानून में नहीं होनी चाहिए। इससे कैसे हटा जाए, खास करके जब ये आरोप लगता है कि फांसी किसको होगी, इसको तय करने में भी अलग अलग मापदंड हैं। मैं मानता हूं कि जो सजाए मौत को एक रिवेंज थ्योरी मानते हैं, वो इस प्रकार की बात जरूर कहते हैं कि क्या हमें किसी का लाइफ लेने का अधिकार है, जब एक ने गुनाह किया तो क्या हम दूसरा गुनाह करें। ये ह्यूमैनिटी एंगल मान सकता हूं, लेकिन कानून के आइज में ये एंगल बिल्कुल साफ कदापि बराबर नहीं है, क्योंकि कानून जो कहता है कि सजाए मौत, इसका मतलब इसलिए नहीं दी जाती कि किसी का बदला लेना है, लेकिन सजाए मौत किस प्रकार में और क्यों दी जाती, इसके अलग अलग, जो अभी तुलसी साहब ने कहा, उस जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्राइटेरिया रखे हैं हमारे सामने, और वो भी एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। कई बार तो ऐसे होता है कि अलग अलग जो फैक्ट्स रहते हैं उस पर भी बहुत निर्भर करता है, और सभी फैक्टर्स देखे जाते हैं कि आरोपी का एज क्या है, क्या पहला गुना है, क्या किस प्रकार है, बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद उसका कॉन्डक्ट कैसा है, कई फैक्टर उस पर काउंट हो जाते। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है कि जो डेथ पेनल्टी में पहले ही कहा चुका हूं कि सिर्फ वो गुनहगार को सजा नहीं है, लेकिन एक स्ट्रांग सिग्नल कि आगे चल के इस प्रकार का गुनाह किसी ने नहीं करना चाहिए, इसके सबक के तौर पर ये फांसी की सजा। उसी सिग्नल को तो क्वेश्चन किया जा रहा है निकम साहब, जैसे जॉन दयाल कह रहे हैं कि डिटरेंट है, ये कहां पर प्रूव हुआ है, कौन सा सर्वे ये कहता है कि किसी को फांसी लटकाने से और क्राइम नहीं होंगे, या किसी आतंकवादी को फांसी पर लटकाने से और आतंकवादी पैदा नहीं होंगे, या किसी रेपिस्ट को फांसी पर लटकाने से और रेप नहीं होंगे। जॉन दयाल जी, क्या ये दलील मानी जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें कतई भी सत्य नहीं है। किसी भी डेथ पेनल्टी से उस क्राइम के कोई भी डिक्लाइन नहीं आया है। पुराने जमाने में और आज के जमाने में कोई डिक्लाइन नहीं आया है। स्टैटिस्टिकली अक्रॉस द ग्लोब
विश्व भर में डेटा अगर आप इसको स्क्रॉल करें तो इसमें कोई डिक्लाइन नहीं आया है। और ये जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और जो बाद में कानून के बाद जो राष्ट्रपति या गवर्नर या जो माफी मांगे माफ कर देंगे, या सरकार भी अपने प्रोसिक्यूटर से कहेगी कि फांसी की आप डिमांड मत कीजिए, ये हम देख रहे हैं अभी भी। अच्छा, एक काउंटर क्वेश्चन, काउंटर आर्ग्यूमेंट इसमें, और जॉन दयाल जी और संजय हेगड़े ये आपके लिए भी है। अगर भारत जैसे देश में आप मौत की सजा हटा दें तो वैसे ही लोग जानते हैं कि कानून के जरिए इंसाफ मिलने में बहुत समय लगने वाला है, 10, 15, 20 साल कहीं नहीं गए, और अगर उसके अंत में पता चले कि मौत की सजा तो है ही नहीं, क्या ये भावना नहीं जागेगी लोगों में कि मैं अपना बदला खुद ले लूं, क्योंकि ये देश तो मेरे लिए खड़ा नहीं है? देखिए, मेरा देश इतना खूंखार देश नहीं है, मेरा देश इतना खूंखार देश नहीं है, और मेरे को अपने देशवासियों के ऊपर और अपने देश के ऊपर शायद बाकी लोगों से ज्यादा विश्वास है। संजय हेगड़े जी, मेरा जवाब ये है, अगर किसी को ये पता लगे कि किसी को मार डालो तो पूरी जिंदगी आप जेल में ही रहोगे और जेल में ही मरोगे, तो उससे ज्यादा खौफनाक नहीं है कोई सजा है। ये जो डेथ पेनल्टी अगर डेटरेंट होती तो क्यों ना हम पब्लिक में ही लोगों को मौत के घाट उतार दें, ताकि सारे लोग देख लें, टेलीविजन पर डाल दीजिएगा, सारे लोग देख लें, तभी तो कुछ डिटरेंस बनेगा ना। उज्जवल निकम जी, अगर हेगड़े जी की बात मान ली, अगर पब्लिकली अगर किसे एग्जीक्यूट करना होगा तो दैट वुड बी ए इनह्यूमन बार्बरिक एक्ट, और हमारे कंट्री में ये होगा ना। दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ, मरने वाला मैं समझ गया। जो दूसरी बात जो बताना चाहता हूँ कि जो लोग पैनलिस्ट हमारे कह रहे कि डेथ पेनल्टी हटा देनी चाहिए क्योंकि उससे कुछ यूजफुल पर्पज नहीं सर्व होता और उसके बदले में आजीवन कारावास की सजा है। और मैं एक हमारे पैनलिस्ट दोस्त को बता देना चाहता हूँ कि मैंने कई ऐसे मुकदमे देखे हैं कि जो लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है पैरोल पर चले जाते हैं, क्योंकि पैरोल तो देना ही पड़ता है आजीवन कारावास को, और 1 महीने में 3 दिन की छुट्टी ऐसी रहती है, और जब पैरोल पे जाते तो दूसरा गुना और करते हैं। और इतना ही नहीं तो कई बार तो एब्सकॉन्ड हो जाते, भाग जाते, मिलते नहीं। ये हकीकत है, ये हकीकत आपके सामने कोई बयान नहीं करता है। गुजरात में सारे लोग क्यों छोड़े गुजरात में? नहीं, यहाँ पर हम लीगली डेथ पेनल्टी की बात कर रहे हैं। केटीएस तुलसी जी, अंत में क्या कम से कम ये जरूरत है कि किस केस में और किस सर्कमस्टांस में किसी को सजाए मौत मिलेगी, ये हम क्लियर कर दें और पूरे अलग अलग केस के प्रोसेस पर ना छोड़ें? ये बिल्कुल स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं होता है, ना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बचन सिंह की जजमेंट में और बहुत सारी जजमेंट्स में इस बात को क्लैरिफाई किया कि इसमें ओपन एंड शट नहीं हो सकता कि ये क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, कैसे गवाहों के बयान हुए, कितनी बेरहमी से मारा, फिर किस तरह से बॉडी को ट्रीट किया। मैं ये समझता हूं, मैं इसके खिलाफ इसलिए हूं कि मैंने खुद मुल्जिमों की आंखों में खौफ देखा है जब उनको ये डर होता है कि कहीं मौत की सजा न हो जाए, और एकदम वो खौफ जो है वो खत्म हो जाता है जैसे ही उनको पता चलता है कि उनको मौत की सजा से बच गए, और कोई सजा इसके बराबर नहीं हो सकती। मैं कहता हूं कि जॉन दयाल साहब की बात जो है एक साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, कोई पीएचडी स्कॉलर्स इस बात के ऊपर स्टडी करें, उनकी सारी केस हिस्ट्री देखें, जिन लोगों के मौत की सजा हुई या नहीं हुई, उनके एटीट्यूड में क्या फर्क है। चाहिए क्योंकि मौत का खौफ होनी चाहिए, हर किसी को है, वो आरोपी है या नहीं। तो ये जिस तरह की स्टडी की बात आप कर रहे हैं शायद उसकी जरूरत है। वैसे आपको बता दें कि इस पर एक पिटीशन राज्यसभा में मूव हुई है और हमारे कानून बनाने वाले सांसद भी शायद इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।